हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। इस सेशन में बिहार जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसे डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन में सभी कुछ दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 173 हैं और उन्हें डिवाइड कर दिया गया है कैटेगरीज के बीच में। अनारक्षित वर्ग जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है उसमें 69 वैकेंसीज है, जिसमें से 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 17 सीटें हैं। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट 28, अनुसूचित जनजाति जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब है वो उनमें 2 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 36 एंड 21 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टोटल 173 सीट्स हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि भाई जो प्रैक्टिसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, तो वो हर स्टेट में मैंडेटरी है, यहाँ पे भी है, लिखा भी हुआ है। अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि को कम से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसाय के कार्य का अनुभव होना चाहिए। कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल में उनके औपबंधिक नामांकन पंजीकरण की तिथि से गणना की जाएगी। मतलब इसका मतलब यह है कि जब आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जो प्रोविजनल लाइसेंस मिलता है आपको, उस डेट से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। उस डेट से नहीं कि आप कोर्ट में कब गए थे या रेस्पेक्टिव कोर्ट में आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया, नहीं। ठीक है, आपका जो प्रोविजनल लाइसेंस आपको मिला था उस डेट से इस विज्ञापन की डेट जो कि 23 फरवरी 2026 है, इस डेट तक अगर आपके 3 साल पूरे होते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये है एक्सपीरियंस। ठीक है, उम्र की सीमा भी दे रखी है। उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक एवं दिनांक 1/8/2022 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। मिनिमम 22, मैक्सिमम 35। औरतों के लिए मिनिमम 22 एंड मैक्सिमम 40। ठीक है, तो ये एज लिमिट है। अब प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं 2 पेपर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन जो कि जीके है, 1.5 घंटे के पेपर है और 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स हैं। फिर सेकंड पेपर लॉ का है, 150 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का पेपर है और 150 ही मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग बिहार में नहीं होती है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मतलब आपकी जो मार्किंग स्ट्रैटेजी या फिर जो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है वो अग्रेसिव भी हो सकती है। आप एक अग्रेसिव अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ भी पेपर में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। ओके, तो ये आपका एक तरीका हो सकता है। अब सिलेबस को डिटेल में दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान सामयिक घटनाओं सहित मतलब जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स। ठीक, करंट अफेयर्स में जो बिहार से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स का भी एक चंक होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ नहीं जरूरी होता, पॉलिटिकल गॉसिप वगैरह को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो इवेंट्स जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट छोड़ते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और वो एक जो इंफॉर्मेशन है वो सरफेस से रिलेटेड ना हो, थोड़ा डीप जाके अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको मेंस में भी काम आएगी। प्रीलिम्स में तो चलिए एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद भी एक स्टेज है जो कि एक्चुअल स्टेज है, वही आपको रैंक और क्वालिफिकेशन दोनों दिलाएगी। प्रीलिम्स तो इस क्वालिफाइंग ओनली, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके नंबर भी नहीं जुड़ते। मेंस में असल खेल होता है, तो प्रिपरेशन जो है वो मेन से ही अलाइंड होनी चाहिए। इसलिए जब आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करें, जीके की प्रिपरेशन करें, तो आप सिर्फ सरफेस तक ना रह के थोड़ा डेप्थ को भी अडॉप्ट करें, आंसर्स लिख के समझने की कोशिश करें ताकि आपको जीके के आंसर्स लिखने का भी जो प्रैक्टिस है, अनुभव है, वो हो जाए अच्छे से। ठीक है, फिर प्रारंभिक सामान्य विज्ञान एलिमेंट्री जनरल साइंस बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बिहार एपीओ हो चाहे बिहार जुडिशियल सर्विसेज, जनरल साइंस का एक अलग रोल है। जनरल साइंस को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल का नहीं चाहिए, जनरल साइंस ही चाहिए, मतलब
10th तक का, 11th 12th भी नहीं चाहिए होता। तो 10th तक का जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा सा कोई एक सोर्स उठा लीजिए, उसको समझ लीजिए। इतना साइंस लगभग सबको आता है। आप जब पढ़ने लगेंगे तो रिवाइज करने जैसा लगेगा, ऑल ऑफ इट विल कम बैक। ऐसा होता है जो आपने बचपन में पढ़ा होता है वो हो सकता है एकदम से याद ना आए, लेकिन जब आप उसे फिर से पढ़ने लगते हैं तो आपको बड़े आसानी से समझ आ जाता है। फिर ध्यान आता है यार ये तो पता ही था, वो इसलिए पता था क्योंकि आपने पढ़ा था, है ना। एक एज ऐसी एज में पढ़ा था जब चीजें याद करना और रखना रिलेटिवली ज्यादा आसान था। तो जनरल साइंस बहुत कुछ मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। जनरल साइंस की, ये जनरल साइंस जो है वो बिहार जुडिशरी में मैंडेटरी पेपर भी है, मेंस का मैंडेटरी पेपर है ना, जीके और जनरल साइंस दोनों। तो जब आप जनरल साइंस की प्रिपरेशन करें, अगेन आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज तक ना सीमित रहें। सीबीएसई, आईसीएसई और जो आपके रेस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं, बिहार का बोर्ड, यूपी का बोर्ड एटसेट्रा, उनके आप 10th के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिए साइंस के, और उनसे आप प्रैक्टिस करिए अपने मेंस के आंसर्स। बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है उन्हीं में से आपका क्वेश्चन भी फंस जाए। जनरल ही वो क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बहुत एक्सेसिवली डिफिकल्ट या बहुत कुछ डीप या कंसेप्चुअल नहीं आता। बेसिक आपकी जनरल साइंस की नॉलेज को ही टेस्ट किया जाता है। उन क्वेश्चन पेपर से भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो कमांड है अपने आंसर राइटिंग पे वो अच्छा हो जाएगा। ये तब है जब आप बिना गाइडेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने खुद ही अपनी प्रिपरेशन का बेड़ा उठा लिया है, ये तब है। अदरवाइज अगर आप जुडिशरी का पार्ट है तो फिर आपको इन सब चीजों को सोचने की जरूरत नहीं। हम आपको प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो हम ही आपको बताएंगे, है ना। उसके बाद आता है साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, ठीक है। भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया। हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ। संपत्ति अंतरण विधि, मतलब टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सामान्य सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। विधि विशिष्ट और अनुतोष, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है। संविदा अपकृत्य विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स। और वाणिज्य विधि, मतलब कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में अपने और 4-5 पेपर्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे ही बता रखा है। तो ये प्रीलिम्स का जो है सिलेबस है, दिस इज प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है। इनमें से कुछ पेपर जो है वो मैंडेटरी हैं, जैसे लॉ ऑफ एविडेंस प्रोसीजर मैंडेटरी है, जनरल साइंस मैंडेटरी है, जीके करंट अफेयर्स मैंडेटरी है, हिंदी इंग्लिश मैंडेटरी है। उसके बाद जितने भी है, जैसे टीपी हो गया, हिंदू मुस्लिम लॉ हो गया, कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको ये 3 ऑप्शंस को चुनना होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। अब मेंस की तरफ आ जाते हैं। मेंस में मैंने आपको बताया कि 5 पेपर जो होता है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल नहीं होता, वो मैंडेटरी पेपर होता है। जनरल हिंदी 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटा आपको मिलेगा। जनरल इंग्लिश 100 नंबर का पेपर, अगेन 3 घंटे का पेपर है। फिर जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, सेम थिंग, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे तैयारी करें, लिख लिख के लेंथ में आंसर्स को प्रिपेयर करें। सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलता, यकीन माने। आप कितने भी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब उन एमसीक्यूज को एक्सपैंड, एलैबोरेट करना रहता है शीट पे, तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि आपके दिमाग में फैक्ट्स ही होते हैं। फैक्ट्स का एलैबोरेशन भी प्रैक्टिस मांगता है, तो इसीलिए पहले से प्रैक्टिस करके रखें। ये मैंडेटरी पेपर है। अगर आप पहले अपनी तैयारी के पहले कदम को ही सही से उठाते हैं तो आपका सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए हवा में तीर ना जलाएं, स्टेज बाय स्टेज प्रिपरेशन बिल्कुल ना करें। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, पहले हम सिलेबस समझ लें। फिर आती है प्रारंभिक सामान्य विज्ञान, मतलब एलिमेंट्री जनरल साइंस, 4th पेपर है, 100 नंबर का है, 3 घंटा। जीके करंट अफेयर्स का पेपर 150 मार्क्स का है। लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर 150 मार्क्स का है, 3 घंटा, ठीक है ना। एविडेंस एंड प्रोसीजर। अब आप आ जाते हैं आगे। लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर में भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये आपको बताया जाएगा। लॉ ऑफ एविडेंस का एंड प्रोसीजर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एविडेंस, सीआरपीसी और सीपीसी, अब तो सीआरपीसी है भी नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। ये जो 1 है इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, पूरा क्रिमिनल लॉ इन्वॉल्व है, ठीक है। हम इसे पढ़ेंगे, लाइक आई सेड कि हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। फिर ऑप्शंस में आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ,
हिंदू मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स और कमर्शियल लॉ। इन चारों ऑप्शंस में से, ये 4-5 ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई 3 आप चुन सकते हैं। ठीक है, कोई 3 आप चुन सकते हैं। इनको चुनने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, तैयारी की शुरुआत जो है वो एमसीक्यू लगाने से करते हैं। एमसीक्यूज और बेयर एक्ट से वो अपनी जुडिशियल प्रिपरेशन को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे। और यही बच्चे होते हैं जो अंत तक ये नहीं समझ पाते कि आखिर हमारा एग्जाम निकला क्यों नहीं। उनकी शुरुआत ही गलत थी। जब आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसलिए सही रास्ता चुनना भी जरूरी होता है। और सही रास्ता ये नहीं होता कि आप अपनी प्रिपरेशन को एमसीक्यू से और बेयर एक्ट से शुरू कर दें। ऑफ कोर्स बेयर एक्ट आपका बेस होना चाहिए, वो आपका बाइबल है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ वही आपकी तैयारी का आधार नहीं हो सकता, आपको उसे इलैबोरेट करना पड़ेगा। सिर्फ लॉ का ज्ञान काफी नहीं होता, उस ज्ञान को आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब उस ज्ञान को आपको कागज पे डिटेल में उतारना पड़ेगा, तब आपका एक जो एक्सप्रेशन है वो मैटर करेगा। और अगर आपका एक्सप्रेशन पुअर था, नॉलेज आपको आता थी, तो भी मेंस नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, तो भी मेंस निकल नहीं पाएगा। खैर, अब एविडेंस और प्रोसीजर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। एविडेंस प्रोसीजर में साक्ष्य अधिनियम आता है, ठीक है, विच इज BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सिविल प्रोसीजर कोड आता है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आता है, भारतीय न्याय संहिता जो कि BNS है, और प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887 विच इज प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 लॉज हैं एविडेंस प्रोसीजर का पार्ट। लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर के पेपर में, वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, उसमें ये 6 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो जब आप तैयारी करेंगे मेंस की, आप तैयारी करने बैठेंगे तो आप सिर्फ एविडेंस और प्रोसीजर नहीं, आप ये 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इन 6 सब्जेक्ट को, क्योंकि ये मैंडेटरी भी है, दे नॉट ऑप्शनल, इनको आपको मेंस से ही अलाइन करके पढ़ना पड़ेगा। इनके MCQ भर सॉल्व कर लेना आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देखिए बिहार जुडिशरी भले ही कन्वेंशनल पेपर है, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, कुछ भी बहुत एक्सेसिव नहीं आता, और कुछ ही क्वेश्चंस का सेट है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट, जो कि रिपीट होता रहता है ना। कुछ ही टॉपिक्स और कंसेप्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो पुराने 10-15 साल के पेपर निकाल के अगर आप उन टॉपिक्स को पूरी लिस्ट बना लें और उन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, तो भी चांस है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगेन, उनको आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता। पढ़ने से मेंस लिखना नहीं आता। बिल्कुल वही बात हो गई जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और गाड़ी चलाने को आपने किताब से सीख लिया, किताब से आपने पढ़ लिया कि भाई ऐसे क्लच को छोड़ा जाता है, ऐसे गियर बदला जाता है और ऐसे आगे बढ़ाया जाता है। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इस तरह से आप एक कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते। 173 सीट्स हैं, बहुत सारा बच्चा बैठेगा। अगर आपको स्टैंड आउट करना है, क्वालिफिकेशन इंश्योर करना है, तो आपको तैयारी भी फिर उसी तरह से करनी पड़ेगी। हवा में तैयारी करके जुडिशरी नहीं निकलता, इस बात को गांठ बांध ले, भविष्य में आपके काम आएगी, है ना। तो ये तो एविडेंस और प्रोसीजर का पेपर है। कमर्शियल का जो पेपर है, कमर्शियल लॉ में 4 लॉज आते हैं, मैं आपको यूं ही बता देती हूँ। कमर्शियल लॉ में सबसे पहले लॉ ऑफ पार्टनरशिप होता है, सेल्स ऑफ गुड्स होता है, कंपनी एक्ट होता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट होता है। ये 4 एक्ट्स होते हैं जो कमर्शियल लॉ का पार्ट है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज व्हाट कमर्शियल लॉ इज। अब ये तो रहा सिलेबस, वैकेंसीज, नोटिफिकेशन हमने मोर और लेस डिस्कस कर ही लिया है, बाकी और बातें दे रखी हैं। एग्जाम की स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ज्यादातर बच्चा क्या करता है, नोटिफिकेशन देखता है, नोटिफिकेशन में सिलेबस को देखता है, सिलेबस को लिस्ट की तरह ट्रीट करता है और तैयारी शुरू कर देता है। ये गलत है। सिलेबस जो आपको दिया होता है जुडिशरी में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, वो लिस्ट नहीं होती। जुडिशरी का सिलेबस लिस्ट नहीं होता, ये सिग्नल होता है।
इट इज अ सिग्नल, और इसी सिग्नल को अगर बच्चा पकड़ ले तो वो एग्जाम निकाल लेता है, वो एग्जाम निकाल लेता है, और वो बच्चा रैंक के साथ एग्जाम निकालता है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, नोटिफिकेशन नहीं भी आता होता, मैंने आपको नहीं भी बताया होता तो भी आपको पता होता, स्ट्रक्चर वही है जो सारी ही कंपेटिटिव एग्जाम्स का है हमारे देश में। प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। ठीक है, पावर कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है मेंस, पावर मेंस में है, मेंस है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो अपनी पूरी की पूरी मेहनत और टाइम प्रीलिम्स में आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप मेंस की तैयारी करते हैं, आप प्रैक्टिस जो करते हैं वो मेंस के आंसर्स की करते हैं, कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ के उन्हें लिखना कैसे है ये सीखते हैं, और इस प्रोसेस में आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो जाता है। मेंस की तैयारी अगर आप करेंगे अच्छे से तो प्रीलिम्स 100% निकल आएगा, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप करते हैं बहुत अच्छे से तो प्रीलिम्स डेफिनेटली निकल आएगा, लेकिन मेंस निकलेगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे एमसीक्यूज, मॉक्स और इन्हीं में पास्ट ईयर जो पूरा वो जो बड़े बड़े गाइड्स दे रखे हैं जिनमें पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं, उन्हीं को बस टिक पे टिक लगाते जाते हैं, उसी में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लेते हैं, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। ये बच्चे लगभग सारी ही स्टेट्स के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में कोलैप्स कर जाते हैं। कारण यही है कि तैयारी को जो शुरू किया गया है वो गलत तरीके से शुरू किया गया है। दैट इज नॉट हाउ यू स्टार्ट विद योर जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन। आप जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू से जज कैसे बन सकते हैं? कम से कम लॉ को कागज पे कैसे उतारना है ये तो सीख लीजिए, तभी तो एनालिसिस आएगा आपको। लॉ का एनालिसिस नहीं समझेंगे तो न्यायाधीश की कुर्सी के साथ आप न्याय कैसे कर पाएंगे, है ना? तो न्याय करना आपको शुरू से सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको कुर्सी मिलेगी वो। अब नोटिफिकेशन का हिडन मैसेज देखिए, ठीक है, एविडेंस और प्रोसीजर को साथ में रखा गया है, प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में एविडेंस और प्रोसीजर को साथ में रखा गया है। क्यों? क्योंकि देयर इज नोटिफिकेशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, नोटिफिकेशन आपको बता रहा है कि सिर्फ आइसोलेटेड सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे इनसे, हालांकि पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है नोटिफिकेशन से आपको ये पता लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये सिलेबस की लिस्ट नहीं है, ये सिग्नल है, तो कैसे प्रिपेयर करना है ये उस बात का सिग्नल है। बिहार में पेपर मोर और लेस कन्वेंशनल है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बेयर एक्ट से प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट भी अगर पूछा जाता है तो बहुत ही रीजनेबल सा जनरल नोन कंसेप्ट होता है, कुछ भी बहुत डीप फिलोसॉफिकल अनकन्वेंशनल नहीं होता, जैसे सीबीआई या दिल्ली के पेपर में आ जाता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी के एफर्ट को कम करें, ऐसा नहीं, क्योंकि पेपर बहुत बहुत लेंदी है, तो आपको हर चीज सीखनी तो पड़ेगी। अब लॉ आपको एविडेंस और प्रोसीजर को साथ में देने का मतलब है कि कमीशन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लॉ को फ्लो में समझें, एविडेंस हो, प्रोसीजर हो, एक फ्लो में उसको तैयार करना पड़ता है, वरना वो याद नहीं रहता। प्रोसीजर बहुत लेंथी है हमारे देश का, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, एविडेंस भी कुछ बहुत छोटा नहीं है। जब आप इतने लेंदी लॉस को टैकल कर रहे होते हैं और उनको किस तरह से एक्सप्रेस करना है कागज पे एक सीमित समय में, तो आपको बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटेजाइज करके उसे पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप उसे फ्लो में पढ़ते हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एफआईआर से लेकर ट्रायल तक, बर्डन ऑफ प्रूफ से लेकर जजमेंट तक, इस फ्लो को समझें, इस सीक्वेंस को अगर आप समझेंगे तो लॉ समझ भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा और याद तो रह ही जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस समझ लीजिए, मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर ये सीक्वेंस आपको नहीं आया तो आपको लगता रहेगा अरे मुझे सब आता है, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे तो आपके आंसर्स बहुत ऑर्डिनरी होंगे, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। डेप्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी मिस कर देते हैं। ठीक है, ये इनएफिशिएंसी का सबसे बड़ा पैरामीटर है। आप सारे सब्जेक्ट्स को सेम इंटेंसिटी से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सब सब्जेक्ट सेम इंटेंसिटी से पूछे भी नहीं जाएंगे, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर्स नॉट सो मच, आर्टिकल नंबर नॉट दैट मच, है ना। कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्सेप्ट भी केसेस से बैक्ड होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, उसको क्रिएट करने वाला केस था, जजमेंट था, तो आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो केस से आनी चाहिए,
इस तरह की प्रिपरेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आप एविडेंस पे आते हैं। एविडेंस में सेक्शन तो है ही, इलस्ट्रेशन भी है, प्लस कोर्ट रूम लॉजिक भी चाहिए, क्योंकि दे आर एज्यूमिंग कि भाई आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आप कोर्ट रूम को भी समझते होंगे। प्रोसीजर की अगर आप बात करें तो सीक्वेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस उस सीक्वेंस का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर को इस तरह से पढ़ा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में, टॉर्ट्स में प्रिंसिपल और उसका फैक्चुअल एप्लीकेशन, अगर आप इसे समझते हैं तो आंसर किसी भी तरह का हो, थ्योरेटिकल हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, जो कि बिहार में नहीं पूछा जाता, आप उसे अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है ये आपके इन्वेस्टमेंट को एक सॉलिड रिटर्न के साथ लौटाती है। अगर आप मैपिंग के बिना पढ़ेंगे तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, निशाना लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। मैपिंग के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप श्योर शॉट ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे आपको रिटर्न मिलेगा ही। ठीक है, मीन्स आंसर राइटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम जो है, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, नॉलेज रोल प्ले करती है। और उस एग्जाम को देने वाला वो हर बच्चा लगभग जो मेंस लिख रहा होता है, नॉलेज की कमी किसी के पास नहीं होती। फिर भी कुछ ही बच्चे हैं जो एग्जाम निकाल पाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी नॉलेज इटसेल्फ। ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान को अभिव्यक्त करना भी उतना जरूरी है। तो दिमाग में आपका ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति आपकी बहुत ही बेकार सी और बड़ी एवरेज सी है, तो फिर उस ज्ञान का कुछ खास आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कागज आपसे, तो ओरल नहीं है ना एग्जाम, आपको बैठा के आपसे मौखिक में तो सवाल पूछे नहीं जाएंगे कि हाँ भाई ये बताओ, डाइंग डेक्लेरेशन समझाओ। हो सकता है तुमसे ऐसे पूछा जाए तो तुम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दो, लेकिन तुमसे बोला जा रहा है कि लिखो। अब लिखने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। अब जब आप क्वेश्चंस देखते हैं, जब आप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि कुछ बच्चों के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अननेसेसरी लॉन्ग होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्लस इरेलेवेंट थ्योरी भी होती है उसमें। अभी ये नहीं चलता। एग्जामिनर के पास देखो टाइम नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी शीट्स को जांचना होता है, तो वो उसके पास टाइम नहीं होता कि वो हर चीज को देखे। नहीं, वो स्कैन करता है, वो आपके आंसर को स्कैन करता है। और स्कैनिंग में ना स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। अगर आपके आंसर में स्ट्रक्चर है, आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड के साथ आंसर लिखा हुआ है, आपने वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो उस आंसर में कायदे में होने चाहिए थे, पहले तो एग्जैक्टली वो जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पूछ ही क्या रहा है, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट को आपको स्ट्रक्चर करना है रेलेवेंट सेक्शन से, रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन से। एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो होती है, उस एक्सप्लेनेशन को आप एक केस से बैक्ड करेंगे। वो केस लैंडमार्क हो तो बहुत अच्छा है, लैंडमार्क नहीं भी हो तो भी फिर वो एक एक्चुअल केस होना चाहिए, नाम बना के मत लिख दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई कौन ही जांचेगा, यकीन माने कॉपी जांचने वाले बहुत अच्छे समझदार लोग होते हैं, और अगर आप एक फेक केस का इस्तेमाल कर लेते हैं तो नंबर कट जाएंगे आपके। फेक केस पता चल जाता है, सही में पता चल जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल केस को आप लिख रहे हैं जिसमें उस सेक्शन को समझाया गया है। केस का लैंडमार्क, अगर आप सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस केस का लैंडमार्क होना ना होना मैटर नहीं करता, है ना। लेकिन जब आप उस केस को जब आप उस लॉ को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो उस अपनी बात को रखने के लिए आप लैंडमार्क केसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी बात और पुख्ता हो जाती है ना। नोन लैंडमार्क केसेस को यूज किया है अपनी अपनी बात को समझाने के लिए, मतलब आपकी बात से जुडिशरी खुद सहमत है ना। आपने जुडिशरी के ही पॉइंट ऑफ व्यू को अपने आंसर में लिखा हुआ है। उसके बाद ये हो गया, आपने सेक्शन समझा दिया, सेक्शन को आपने केस से बैक कर दिया, आपने लैंडमार्क केसेस लिख दिए, रेलेवेंसी हो गई आंसर की। ये आपको स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ये आपको हम धीरे धीरे सिखा देंगे। ठीक है, किस कैसे शुरुआत की जाती है, क्या होता है इंट्रोडक्शन में, क्या होता है मेन बॉडी में, किस तरह से आप कंक्लूड करते हैं। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर है ये। इसको जब वो स्कैन करेगा देखेगा हाँ आंसर तो सही है, लेकिन आपको फिर ज्यादा नंबर कैसे मिलेंगे? ज्यादा नंबर मिलते हैं लेटेस्ट केसेस डाल के। तो जब वो देखेगा कि आपने स्ट्रक्चर सही बनाया, बिल्कुल ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, लेकिन इसको आपने सुसज्जित किया है
लेटेस्ट केसेस से। आपका जो एक्स्ट्रा एफर्ट था, आपकी तैयारी में जो एक्स्ट्रा आपने मेहनत की थी वो दिखाई दे गई। 25 के केसेस है ना, 24-25 के केसेस अगर आप मेंशन करते हैं, मानिए आप मेरी बात, आपके आंसर्स में 4 चांद लग जाएंगे। आपको जहाँ पे 2 नंबर वो फालतू ही देके जाएगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो लेटेस्ट केसेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लेटेस्ट केसेस को इस्तेमाल कीजिए। दृष्टि जुडिशरी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको रोज के केसेस मिल जाएंगे। आपको पैसा भी नहीं खर्च करना, आपको फ्री में इतना मटेरियल दे दिया जाता है दृष्टि में। तो आप दृष्टि जुडिशरी की वेबसाइट पे जाइए, डोंट हैव टू लॉग इन और एनीथिंग। वहां पे लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आपको केसेस ही मिलते हैं, एंड द केसेस आर अपडेटेड एवरी डे। हर दिन अपडेट होते हैं वो, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उन केसेस को पढ़िए। उनमें से बहुत सारे केसेस आपको यूट्यूब पे भी हमने समझाए हुए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार उसमें पढ़ने में टाइम जाएगा, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। उन लेटेस्ट केसेस को आप अपने आंसर्स में यूज कीजिए। आपका आंसर जो है वो ब्यूटीफुल और बहुत ही उम्दा लगेगा। उसमें समझ आएगा कि हाँ, बच्चे ने एक्चुअली मेहनत करी है, उसने ऐसी बस वो तोतों की तरह रट नहीं लिया है और सब जैसी भीड़ में दौड़ रहे थे जिस दिशा में वो चला गया, उसने भी ये पढ़ लिया, पकला नारायण स्वामी पढ़ लिया, अग्नु नगेशिया पढ़ लिया, बस यही सब पढ़ के। इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लिखना है, लेकिन आप लेटेस्ट भी अगर लिखेंगे तो आपकी एक कन्वेंशनल मेहनत से जाके थोड़ी हटके भी ये मेहनत आपकी नजर आएगी। एक्स्ट्रा एफर्ट के एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, है ना। जनरल एफर्ट के जनरल नंबर मिलते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको एक्स्ट्रा चाहिए या जनरल चाहिए। जनरल में भी हो जाता है सिलेक्शन, एक्स्ट्रा में रैंक आ जाती है ना। तो यू हैव टू डिसाइड। तो अब आते हैं वापस जिस बात कर रहे थे। अगर यही स्ट्रक्चर आप अपनाते हैं, लेटेस्ट आंसर से लिखते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे अगर आप अननेसेसरीली लॉन्ग आंसर लिखते हैं, बिना स्ट्रक्चर के, बिना प्रॉपर एक ऑर्डर के, कुछ भी आपने कुछ लिख दिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो आपका जितना भी ज्ञान था वो सब इरेलीवेंट हो गया। उसमें आपका ज्ञान नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्ञान ढूंढ ही नहीं रहा, वो स्ट्रक्चर ढूंढ रहा है एग्जामिनर। वो स्ट्रक्चर देखेगा, कुछ पॉइंट्स देखेगा, आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन पे आपको काम करना होता है। नॉलेज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आप लिखेंगे क्या अगर आपको आता ही नहीं तो आना भी जरूरी है, लेकिन उस आने को कैसे लिखना है, जो आता हुआ है उसे कागज पे अच्छे से कैसे उतारना है, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि भाई गाइडेंस में प्रिपरेशन करें। गाइडेंस में, कोचिंग में, दृष्टि में आपको ये सारी चीजें सिखा दी जाती हैं। आंसर चेक करने के लिए कोई होता है, बताने वाला होता है, भाई ऐसे लिखो वैसे मत लिखो, किस तरह से अच्छा आंसर होगा, किस तरह से एवरेज आंसर होगा, है ना। एम्पल अमाउंट में आपको प्रैक्टिस दी जाती है, क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, आपको टॉपिक्स बता दिए जाते हैं कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, वही टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं, उन्हीं पे आप प्रैक्टिस करते हैं। तो अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट नहीं होता। ओके, ठीक। जी के हिंदी और इंग्लिश पे आते हैं। जी के इग्नोर नहीं करनी, ना हिंदी और ना इंग्लिश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं और ये स्कोरिंग भी हैं। लॉ आपका स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है, सबका लॉ स्ट्रांग होगा। जुडिशरी का पेपर है, कोई बिना लॉ के नहीं आता। इनफैक्ट अगर कुछ स्ट्रांग नहीं हो सकता किसी बच्चे का, तो हो सकता है कि इंग्लिश हो ना स्ट्रांग हो, या हिंदी ना स्ट्रांग हो, या जी के ना स्ट्रांग हो। इन तीनों में बच्चा कमजोर हो सकता है, लॉ में बच्चा कमजोर नहीं होता। वो सारा बच्चा जो जुडिशरी मेंस में बैठा हुआ है उसका लॉ अच्छा ही है। ठीक है, तो अगर आप उस बच्चे से आगे बढ़ना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, तो आपको उन पेपर्स पे काम करना पड़ेगा जिनमें सारे बच्चे अच्छे नहीं होते। वो कौन से पेपर्स हैं? जी के, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो इन पे काम कीजिए। अब ये थी कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखें, देखिए एस्पिरेंट्स की कैटेगरी होती है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते ही रहते हैं, और कुछ बच्चे वो होते हैं जो सिस्टम को समझ जाते हैं, जो मैम की बात सुन लेते हैं। तो जो पहला ग्रुप होता है वो बहुत बिजी रहता है, उसे किसी की बात नहीं सुननी होती, वो पढ़ते ही रहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, ज्ञान का अथाह सागर होता है उनके दिमाग में, लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं निकलता, है ना। एग्जाम क्यों नहीं निकलता उनको भी नहीं पता होता। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो शायद आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि उनका एग्जाम क्यों नहीं निकलता। तो आप उस कैटेगरी में अगर हैं तो उस कैटेगरी में रहें, लेकिन थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाएं। हार्ड वर्क से एग्जाम नहीं निकलता, स्मार्ट वर्क से निकलता है, ये आपने सुना ही होगा। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का सब्सटीट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं स्मार्ट वर्क में आप मेहनत नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, नहीं, बिल्कुल। स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क होता ही है, इनहेरेंट पार्ट है वो उसका, लेकिन वो स्ट्रैटेजी और प्रॉपर चैनल के साथ होता है। आपके उस हार्ड वर्क में दिशा होती है।
दिशाहीन मेहनत करते रहेंगे तो कोई परिणाम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है रियलिटी, बहुत कोई ग्लैमरस रियलिटी नहीं है। एग्जाम रेपिटेटिव है, एग्जाम कन्वेंशनल है, एग्जाम इजी है, लेकिन इस इजी एग्जाम को भी हर कोई नहीं निकाल पाएगा, हर कोई रैंक भी नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए अगर आपको मेहनत करनी है तो थोड़ा सा हटके करें, बैरएक्ट, रिविजन और मिस्टेक्स पे ध्यान दें। बैरएक्ट को पढ़ना है लेकिन उसको इलेबोरेट करना भी आपको सीखना है। रिविजन आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि हो सकता है रिविजन का आपको एकदम से टाइम ना मिले। जब आप एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर अच्छा क्यों नहीं है, या नंबर कम आए तो आखिर क्यों आए। डिफरेंस आपको समझना है। इतनी सी चीजों को अगर आप ध्यान दे देंगे तो आप हट के आपकी प्रिपरेशन करने लगेंगे। इसी प्रिपरेशन को कंट्रोल्ड प्रिपरेशन कहते हैं। यही प्रिपरेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अगर आप बिहार जुडिशरी को सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं तो सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल बिल्ड कीजिए। ठीक है, कंट्रोल ओवर व्हाट? सब्जेक्ट्स पर, राइटिंग पे, रिविजन पे, टाइम पे, इन पे कंट्रोल बिल्ड कीजिए और आपका एग्जाम क्या निकलेगा? आप रैंक के साथ एग्जाम निकालेंगे, साथ में मिठाई के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। आई सिंसियरली होप कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाई। कोई और अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। 8750187501 इस नंबर पे कॉल करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखें आप सब अपना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।